अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म पर जंगी जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम है। आलमी फौजदारी अदालत ने जंगी जराइम के इर्तिकाब के इल्ज़ाम में साबिक़ इसराइली वज़ीर दिफा युवाव गैलेंट के वारंटी गिरफ्तारी जारी की। अदालत ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड्स के सरबराह मोहम्मद ज़ैफ के खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। गाज़ा में 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली जारहियत के नतीजे में 44,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1,04,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों में 17,000 से ज़ायद बच्चे हैं। 3 जजों के पैनल ने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी करने के अपने मुत्तफ़िका फैसले में लिखा कि इन दोनों के लिए इस वारंट को जारी करने के लिए माकूल बुनियादें हैं। दोनों अफराद ने जानबूझकर गाज़ा की शहरी आबादी को उन चीज़ों से महरूम रखा जो उनकी बका के लिए नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िले करम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 38 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़िले कुरम में पारा चिनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों के काफ़िले पर औचत के मुकाम पर मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। हमले में 38 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। मुसाफिर गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से शदीद फायरिंग की गई। फायरिंग से हलाक होने वालों में एक खातून समेत 38 अफराद शामिल हैं, जबकि कई ज़ख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले के बरकटा ब्लॉक के गोरहर में जुमेरात की सुबह 6 बजे कोलकाता से पटना जा रही विशाल नामी मुसाफिर बस एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक हादसे में तकरीबन 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 दर्जन से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की बात कही जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जहां हादसा हुआ वहां 6 लेन सड़क तामीर के दौरान कंपनी ने सड़क काट कर छोड़ दिया, जिसके सबब वहां से गुजर रही बस बेकाबू हो गई और गड्ढे में उलट गई। काबिल जिक्र है कि हरकटा 6 लेन की तामीर गुज़िश्ता 6 बरसों से चल रही है। अमेरिका ने अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी और उनके कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ अमेरिकी सरमायाकारों और आलमी मालियाती इदारों से झूठे और गुमराहकुन हक़ाइक़ की बुनियाद पर फंड्स इकट्ठा करने के लिए अरबों डॉलर की स्कीम में उसके मुबैना रोल पर अमेरिका की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाने वाली 5 गिनती की मुजरिमाना फ़र्द जुर्म को ब्रुकलिन की एक विफाकी अदालत में न्यूयॉर्क के मशरकी ज़िले के प्रोसिक्यूटर ने पढ़कर सुनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मुबैना इल्ज़ामात पर अडानी ग्रुप से जवाब तलब करने के लिए एक क्वेश्चनर भेजा गया है, जिसके जवाब का इंतज़ार है। दरियासरा अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर जुमेरात की सुबह BSE में 20% तक गिरकर 2,256.20 रुपये फ़ी शेयर पर आ गए। ब्रुकलिन की एक अदालत में दायर फर्द जुर्म के मुताबिक 2020 और 2024 के दरमियान इन लोगों ने हिंदुस्तान में हुकूमत के साथ शमसी तवानाई की फराहमी के मुनाफा बख्श माहदे हासिल करने के लिए सरकारी एहलकारों को 250 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की रिश्वत देने पर इत्तेफाक किया था। कंपनी को तकरीबन 20 साल के अरसे में टैक्स के बाद 2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के मुनाफे की तवक्को थी। अडानी ग्रुप के खिलाफ दायर इल्ज़ामात में कहा गया है कि हिंदुस्तानी कंपनी ने अपनी रिश्वत सतानी की स्कीम के बारे में अमरीकी सरमायाकारों को अंधेरे में रखकर बैंकों और सरमायाकारों से झूठ बोलकर अरबों डॉलर इकट्ठे किए, जो कि अमरीकी कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। अमरीकी अदालत में रिश्वत के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बिच पर भी तहकीकात का मुतालबा किया। कांग्रेस के मरकजी दफ्तर में
जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश के साथ मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी गुज़िश्ता कई सालों से अडानी की हिफाजत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि हालिया इल्ज़ामात की जांच के लिए एक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। मैंने बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी, और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए, और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी, और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। हाँ संजीव, नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क फेडरल प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से दर्ज किए गए इल्जामात। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने एक दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने अडानी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा शख्स जो अमेरिका जैसे सुपर पावर को धोखा देने की कोशिश करता है, वो भारतीय हुकूमत अफसरान को रिश्वत देकर धोखाधड़ी में मुलविस हुआ है। केटीआर ने कांग्रेस और बीजेपी के अडानी के साथ ताल्लुकात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये मुल्क के लिए शर्मनाक और बदकिस्मती की बात है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अडानी के साथ तेलंगाना हुकूमत ने कोई खुफिया माहिदा किए हैं, रामन्नापेट में सीमेंट फैक्ट्री के लिए कितनी रिश्वत दी गई, और मूसा नदी की तरक्याती मनसूबाबंदी में अडानी का कितना हिस्सा है। तेलंगाना में अडानी की सरमायाकारी पर शुबा जाहिर करते हुए केटीआर ने कहा कि ऐसे धोखेबाज को तेलंगाना में सरमायाकारी की इजाज़त कैसे दी गई। उन्होंने फौरी तौर पर अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री की इजाज़त मनसूख करने और अडानी के साथ होने वाले तमाम माहिदों को शफाफ तरीके से अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया। बीआरएस लीडर और एमएलसी कविता ने अडानी मामले पर एक अहम ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार कविता ने सियासी तबसरा करते हुए कहा कि कितनी बार भी इल्ज़ामात आए, क्या वज़ीर आज़म हमेशा अडानी के ही साथ रहेंगे। कविता ने सवाल किया कि अडानी के लिए एक इंसाफ और दूसरी तरफ ख़वातीन के लिए अलग इंसाफ।
उन्होंने वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा कि सबूत के बगैर सिर्फ औरत होने की वजह से गिरफ्तार करना आसान है, लेकिन अडानी के खिलाफ सबूत मौजूद होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल क्यों है। कविता ने वजीर आजम मोदी से सवाल किया कि कितनी बार भी इल्जाम सामने आए, क्या वो हमेशा अडानी का ही दिफा करेंगे। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास की तारीख को खतियत दे दी गई है और यह इजलास 9 दिसंबर से शुरू होगा। इस दौरान असेंबली में ROR कानून को मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिस पर काफ़ी अरसे से बहस जारी है। इजलास में किसानों के मसाइल और ज़ात पात की मरदमशुमारी पर भी तफसीली बहस की तवक्को की जा रही है, जो रियासत के मुस्तकबिल के लिए अहम फैसला करने में मददगार साबित हो सकती है। महाराष्ट्र के इंतखाबात के नताइज के बाद तेलंगाना काबीना में तोसी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। 7 दिसंबर को रेवंत हुकूमत का 1 साल मुकम्मिल होने के मौके पर काबीना में तब्दीली के इम्कानात को तक़वियत मिली है। हुकूमत पंचायत इंतखाबात के लिए भी तैयारी कर रही है और इंतखाबात से पहले आसरा पेंशन और किसान भरोसा स्कीम के निफाज के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहानात से मुतालिक उम्मीदवारों को एक अहम इत्तला दी है। कमीशन ने पहले ही इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया था और अब कहा कि हॉल टिकट्स 9 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार 9 दिसंबर से इम्तिहान के दिन तक हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप 2 इम्तिहानात 15 और 16 दिसंबर को सुबह और दोपहर 2 सेशंस में मुनक्किद होंगे। TGPSC ने कल 783 ग्रुप 2 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इब्तदाई तौर पर ये इम्तिहानात 7 और 8 अगस्त को होने वाले थे, लेकिन DSC और ग्रुप 2 इम्तिहानात के दरमियान सिर्फ 1 हफ्ते का फ़र्क होने के बाइस उम्मीदवारों के एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत ने ग्रुप 2 इम्तिहानात को मुअख्खर करने का फैसला किया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी राब्ते और मसाइल के हल पर मबनी हुक्मरानी के लिए पुरज़्म है। जुमेरात को गांधी भवन में मुनक्किदा फेस टू फेस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद पार्टी कारकुनों और अवाम से बराह रास्त राब्ता कायम करके उनके मसाइल को हल करना और शफ़ाफ हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। भट्टी ने साबिक़ा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अवाम से कटकर आलीशान महलों से हुकूमत चलाती थी, जबकि मौजूदा हुकूमत अवाम के दरमियान रहकर काम कर रही है। ప్రజలందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, ఈ ప్రభుత్వం మనది, ప్రజల ప్రభుత్వం, పేదల బడుగు బలహీన వర్గాల మధ్యతరగతి ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వం, ఈ ప్రజాస్వామ్యవాదుల ప్రభుత్వం ఇది. ఈ ప్రభుత్వం చేసే కార్యకలాపాలని ప్రజలకు అందకుండా చేయాలని, లేకపోతే ఈ ప్రజాప్రభుత్వం చేస్తున్న కులగణన లాంటి ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం ఈరోజు దేశంలోనే రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణలో మనం చేస్తూ ఉన్నాం. దేశానికే తెలంగాణ మోడల్గా భవిష్యత్తులో జరిగేటువంటి ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులకు ఉపయోగపడేటువంటి కులగణనని అడ్డుకోవాలని చెప్పి కొద్దిమంది దోపిడీదారులు, ఇంతకాలం సమాజం మీద పడి దోపిడీ చేసుకున్నటువంటి దోపిడీదారులు దీనిపైన తప్పుడు ప్రచారం చేయాలనే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలకు, పేద ప్రజానికానికి, లేకపోతే ప్రగతిశీల భావాలతో ఈ సమాజం ముందుకు పోవాలని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళకి, సమసమాజ స్థాపన కావాలని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళకి, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వనరులు, వ్యవస్థలు, ఆస్తులు ప్రజలందరికీ పంచబడాలని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళందరికీ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ కులగణనని విజయవంతం చేసేటట్టుగా మీరందరూ సహకరించవలసిందిగా కోరుతూ, తద్వారా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర నిర్మాణం, ఈ సమాజ నిర్మాణం. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने जुमेरात को गांधी भवन में पार्टी के तौसी इजलास के दौरान कांग्रेस कारकुनों से कहा कि वो पार्टी को हर सतह पर मजबूत करें। उन्होंने कारकुनों को हिदायत दी कि वो कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमों को तेलंगाना के हर घर तक पहुंचाएं। इस इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत की ज़ात पात की मरदमशुमारी बाकी मुल्क के लिए एक मिसाल कायम करेगी। उन्होंने हुकूमत की अवामी मसाइल हल करने की अज़्म को उजागर करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वुज़रा अवाम के साथ राब्ते में रहकर इंतखाबी वादे पूरे कर रहे हैं। भट्टी ने हज़ारों मुलाजिमतों की तकर्री को हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी करार दिया। महबूबाबाद ज़िले में BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव की ज़ेर क़यादत महाधरने की इजाज़त देने से पुलिस ने इनकार कर दिया। फार्मा कंपनी को अराजी की हवालगी की मुखालिफत करते हुए ज़िले विकाराबाद के लागरचरला गांव के अफराद ने कलेक्टर पर हमला किया था। इस हमले के बाद हुई गिरफ्तारियों पर एहतजाजी किसानों और कबालियों के साथ यकजहती के तौर पर BRS ने महबूबाबाद में SP कैंप ऑफिस के सामने रात में धरना दिया, जिससे कशीदगी पैदा हो गई। साबिक MP मालोद कविता, राज्यसभा रुकन V रविचंद्र, MLC सत्यवती राठौर और दीगर ने
एसपी ऑफिस के सामने धरना दिया। सत्यवती राठौर ने कहा कि वो महाधरने की इजाजत हासिल करने के लिए 2 दिन से कोशिश कर रही हैं, ताहम इस महाधरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। కేటీఆర్ గారి మహాధరణకు వెంటనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి ప్రభుత్వ పిరికి చర్యను మాట ఇచ్చి మోసం చేసిన ఎస్పీ గారు 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 ఈ పని పర్మిషన్ ఇవ్వాలి మహాధరణకు వెంటనే పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కేటీఆర్ గారి మహాధరణకు వెంటనే ఖబర్దార్ ప్రభుత్వ పెద్దల్లారా ఖబర్దార్ ప్రభుత్వ తొత్తుల్లారా ఖబర్దార్ ప్రభుత్వ తొత్తులైన तेलंगाना हुकूमत की जानिब से घर घर सर्वे का काम जारी है। समाजी, माशी, तालीमी, रोजगार और सियासी जात पात के फवायद आवाम को पहुंचाने के मकसद से कांग्रेस की रेवंत रेड्डी हुकूमत ये सर्वे करवा रही है, जिसका 55.6% यानी 55.6% काम मुकम्मल हो गया है। इस जामे घर घर सर्वे में जुमला 90,56,383 मकानात का अहाता किया गया है। मुलुक ज़िला जिसमें 97,552 मकानात हैं, ये सबसे ज़्यादा इसमें सर्वे किया गया है। जनगांव ज़िला 99.9% तकमील के साथ दूसरे नंबर पर रहा। नलगुंडा 97.7% के साथ तीसरे नंबर पर है। ज़िले विकाराबाद के लागा चल्ला गांव का दौरा करने से बाएं बाजू की जमातों के कायदीन को पुलिस ने रोक दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस गांव में फार्मा कंपनी को अराजी की हवालगी के खिलाफ मुकामी अफराद ने कलेक्टर पर हमला किया था, जिसके बाद कई एहतजाजी किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस वाक़े की तफसीलात मालूम करने के लिए बाएं बाजू के कायदीन का एक वफद उस गाँव के दौरे के लिए गया था, ताहम पुलिस ने बाएं बाजू की जमातों के कायदीन को उसकी इजाज़त नहीं दी। CPI ML परगी डिवीजन के सेक्रेटरी मल्लेश, एग्रीकल्चर वर्कर्स एसोसिएशन के जिला सदर वेंकटेश और दीगर समेत कई कायदीन को हिरासत में ले लिया गया। పూర్తిగా వస్తుంది। ఏ మాట మీద అయితే ఆయన ప్రభుత్వంలో అధికారంలోకి వచ్చారో ఆ మాట పూర్తిగా తప్పుతున్న పరిస్థితి మనం కానీ గుర్తు చేసుకుంటే ఎన్నికల క్యాంపెయిన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారంటీలు అనే మాటకి ముఖ్యమంత్రి గారు నేను 7వ గ్యారంటీ జోడిస్తున్నాను, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం స్వేచ్ఛ పునరుద్ధరించడమే నా 7వ గ్యారంటీ అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పాడు. అన్నమాట ప్రకారమే తెల్లవారే సెక్రటరియట్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కంచెలన్నింటినీ బుల్డోజర్లతో తొలగించారు. ఈ పత్రికల వాళ్ళు కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద ఫోటోలు వేశారు, ప్రజాస్వామ్యం వచ్చేసింది, కంచెలు పోయినాయి, కానీ అదొక్కటి తప్ప। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जुमेरात के रोज़ अपने 2 रोज़ा दौरे तेलंगाना के तहत हैदराबाद पहुंची। सदर बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां उनका इस्तकबाल तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय, रियासती वज़ीर सीतक्का और GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने किया। एयरपोर्ट से सदर बराह रास्त राजभवन गई, जहाँ उन्होंने मुख्तसर आराम किया। शाम के वक्त सदर इंटर स्टेडियम में कोटी दीपोत्सवम तकरीब में शिरकत की। सदर मरमू राजभवन में रात गुजारेंगे और जुमे को शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किद होने वाली लोक मंथन 2024 प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि 8,047 पुलिस कांस्टेबलों ने तेलंगाना भर में तरबियत हासिल की है, जिसमें
4100 सिविल, 3685 आर्म रिजर्व, 2028 कम्युनिकेशन और 18 पुलिस ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल शामिल हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसमें 1128 अफराद को तरबियत के लिए हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट को तफवीज़ किया गया। अब 747 अफराद ने पासिंग आउट परेड की है। 3081 खातून कांस्टेबलों ने तरबियत हासिल की। सीवी आनंद ने कहा कि 1992 में उन्होंने आईपीएस की तरबियत हासिल की और पासिंग आउट परेड हुई। अगरचे बारिश हो रही थी लेकिन उन्होंने परेड मुकम्मल की। उन्होंने कहा कि तरबियत हासिल करने के बाद महकमे पुलिस में 35 साल उन्होंने खिदमत अंजाम दी। उन्होंने तरबियत की तकमील करने वालों को मशवरा दिया कि वो आइन की पासदारी करें। 8000 से ज़्यादा ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड हो रहा है। हर एक ज़िले में, ज़िले हेडक्वार्टर में ये हो रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस के पेटला बुर्ज ग्राउंड में 747 ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड मैं यहाँ पर अटेंड किया हूँ। ट्रेनी कांस्टेबल्स अपना ओथ भी लिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये मुल्क का जो लीगल सिस्टम है उसके तहत वो काम करेंगे। लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। इस तरीके का ओथ उन्होंने लिया है। तो इस मौके पर मैं उनको ये बताया हूँ कि ये दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज डिपार्टमेंट्स जो हैं उससे अलग होता है पुलिस की नौकरी। और उनको ये कहा हूँ कि ये एक बहुत ही होली ड्यूटी जैसा है। परिवार के सदस्य जो हैं उनसे भी अपील किया हूँ कि जो हैं उनको मदद देने की ज़रूरत है। ज़िंदगी भर फिटनेस, जो फिज़िकल फिटनेस है उसको मेंटेन करना है, अडॉप्ट कर लें एक लाइफस्टाइल के तरीके से और अपना फिटनेस मेंटेन कर लें। आज जो यूनिफॉर्म पहने हैं, जो फिट हैं, उसी को फॉर्म 30 साल के बाद भी पहनने की कोशिश करनी चाहिए, जो मैं अपने करियर में अडॉप्ट किया हूँ। यही नहीं, फिज़िकल फिटनेस ही मेंटल फिटनेस भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो आने वाले दिनों में हम टेक्नोलॉजी का जो देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर क्राइम हो या ड्रग्स का हो, इस सब को कंट्रोल करने के लिए ये पुलिस कांस्टेबल ऑफिसर्स जो हैं इन सब को अपने आप थोड़ा क्वालिफिकेशन हो या एक्स्ट्रा रीडिंग। टॉलीवुड अदाकार रामचरण की आंध्र प्रदेश की मशहूर अमीन पीर दरगाह पर अयप्पा लिबास में हाजिरी और चादर गुल पेश करने पर अयप्पा भक्तों ने एतराज़ किया, जिन्होंने अदाकार पर मजहबी रसूमात का एहतराम न करने पर तनकीद की। अदाकार दरगाह शरीफ में 80वीं कौमी मुशायरे के मेहमान खुसूसी के तौर पर दरगाह पहुंचे थे। अयप्पा भक्तों ने इस वाक़े पर मायूसी का इजहार करते हुए अदाकार से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर दीक्षा से दस्तबरदार हो जाएं और तमाम अयप्पा के अक़ीदतमंदों वो पूरी हिंदू बरादरी से माफ़ी मांगे। अदाकार का दिफा करते हुए उनकी अहलिया उपासना ने दरगाह में अदाकार की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि अक़ीदे मुत्तहिद होते हैं, कभी तकसीम नहीं होते। हिंदुस्तानी के तौर पर हम खुदा के तमाम रास्तों का एहतराम करते हैं, हमारी ताकत इत्तेहाद में है। रामचरण अपने मज़हब की पैरवी करते हुए दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। स्वामी शरणम स्वामी గత కొన్ని రోజుల క్రితము పవిత్రమైన అయ్యప్ప మాల ధరించినటువంటి సినీ హీరో రామ్ చరణ్ తేజ గారు నిన్న కడపలోని అమీన్పుర దర్గాలో పవిత్రమైన అయ్యప్ప మాలలో సందర్శించడాన్ని యావత్ హిందూ సమాజము, యావత్తు అయ్యప్ప భక్తులం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. స్వామి రామ్ చరణ్ గారు మీరు ఎవరి కోసమన్నా ఎక్కడికన్నా ఏ దర్గాలకన్నా వెళ్ళండి, మేము దానికి వ్యతిరేకం కాదు. దయచేసి పవిత్రమైన అయ్యప్ప మాల ధరించి ఈ రకమైన హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీయటం ఇది క్షమించడానికి నేరము. ఈ యొక్క రామ్ చరణ్ తేజ గారికి మేము ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, స్వామి మీరు వెంటనే మీ యొక్క हैदराबाद के पुराने शहर में एक और कत्ल का वाक़या पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने 18 साल नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त मुईद के तौर पर हुई है, जो अवैसी कॉलोनी संतोष नगर का रिहायशी था। इस सिलसिले में संतोष नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूल की नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक संतोष नगर में वाक़े हज़रत बरहना शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के उर्स में शरीक मुईद को नामालूम अफराद ने मनसूबाबंद तरीके से कत्ल किया।
कृष्णनगर बराने शाह साहब की दरगाह के करीब आता है। वहाँ पे एक घंटा भर पहले एक मर्डर हुआ। 18 साल का लड़का है जिसका नाम मुहीत है। वो बच्चा उर्स में आया हुआ था। पुलिस वेरीफाई कर रही क्या रीज़न से मर्डर हुआ। वो लड़का कोई कहता है स्टूडेंट है, कोई कहता कि कुछ फ्रूट का कारोबार करता था। बहरहाल एक हादसा ऐसा हुआ है जो नहीं होना था। तो जैसे ही इत्तला मिली, मुकामी कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब स्पॉट पे पहुंचे। कड़ी निगरानी की ज़रूरत है, ख़ास तौर से क्यों हो रहा है, नौजवान नस्ल क्यों ये सब चीज़ों में मुब्तला है। इसके लिए बेइंतहा पुलिस को ज़रूरी है ये सब चीज़ देखने के लिए। इस ताल्लुक़ से मैं खुद भी कमिश्नर ऑफ पुलिस कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में 2 तालिबात के लापता होने का मामला सामने आया। हरिका जिनकी उम्र 14 बरस है और लक्ष्मी दुर्गा जिसकी उम्र 13 बरस है, दोनों विवेकानंद नगर के श्री चैतन्या टेक्नो स्कूल की 8वीं जमात की तालिबात हैं। वालिदैन के मुताबिक दोनों सुबह 8:30 बजे स्कूल के लिए रवाना हुई थी, लेकिन शाम 5:30 बजे जब वालिदैन उन्हें स्कूल से लेने पहुंचे तो टीचर और प्रिंसिपल ने बताया कि वो स्कूल से जा चुकी हैं। पुलिस ने वाकई की इत्तला मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। वालिदैन ने पुलिस से अपील की कि वो उनकी बच्चियों को जल्द से जल्द बाहिफाजत वापस लाए। मामले ने इलाके में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। एक पुलिस कांस्टेबल ने सीपीआर करते हुए खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून की जान बचाई। ये वाकया तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ये खातून जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी, उन्होंने घरेलू झगड़ों से तंग आकर फांसी ले ली थी। इस बात की इत्तला खातून के रिश्तेदारों ने फौरी तौर पर पुलिस को दी। इस बात की इत्तला पर पुलिस कांस्टेबल राम बाबू वहाँ पहुँचे, जिन्होंने उस खातून के अरकान ख़ानदान की मदद से खातून को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर उनका सीपीआर करते हुए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जहां यह खातून ज़ेरे इलाज है। इस खातून के अरकान ख़ानदान ने पुलिस कांस्टेबल का शुक्रिया अदा किया। सड़क हादसे में शदीद तौर पर जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय राहगीरों की जानिब से उसकी वीडियोज़ और तस्वीर ली गई और उसको अस्पताल पहुंचाने में ताख़ीर की गई, जिसके नतीजे में उस शख्स की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला एलुंद्रू एक नए तामीरशुदा मकान का काम देखने के लिए बाइक पर जा रहा था। जब वो आउटर रिंग रोड पर पहुंचा तो उसकी बाइक लॉरी से टकरा गई। मकामी अफराद की मुदाखलत पर ड्राइवर ने लॉरी को पीछे लिया। इस हादसे में उस शख्स का पैर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। हादसे के साथ ही मकामी अफराद और राहगीरों की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिन्होंने अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय जख्मी शख्स की उसकी अपीलों पर तवज्जो नहीं दी और उसकी वीडियोज़ और फोटोज़ बनाते रहे। उसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करने में हुई ताख़ीर के नतीजे में उसकी मौत हो गई। ज़िले नारायणपेट के मगनूर ZP स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद बीमार तुलबा का महबूबनगर ज़िले अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि तुलबा की सेहत मुस्तहकम है, ताहम उन दोनों को डॉक्टरों की खुसूसी निगरानी में रखा गया है। महबूबनगर के ज़िला कलेक्टर ने बीमार बच्चों की अयादत की। उन्होंने हुक्काम को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की और मुतासरीन को बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। शहर हैदराबाद के यूसुफगुड़ा इलाके में SR ऑटोमोबाइल शोरूम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस बात की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता माली नुकसान हुआ। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया। जगतियाल के बालापल्ली गांव में जुमेरात की सुबह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी के धमाके से आग लग गई। यह वाक़या बिप्टी तिरुपति रेड्डी की रिहाइश गाह पर पेश आया, जिन्होंने 3 माह कबल एक TVS इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूटर को हस्बे मामूल घर के अहाते में चार्जिंग पर लगाया गया था। चार्जिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद बैटरी फट गई और आग भड़क उठी। आग ने तेज़ी से फैलकर घर के दरवाजे को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया और स्कूटर मुकम्मल तौर पर जल गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।